महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। 2 उप मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस शपथ ग्रहण में समारोह में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। शपथ लेने से पहले फडणवीस ने पूजा की है। सिद्धि विनायक मंदिर में फडणवीस ने पूजा अर्चना की। शपथ ग्रहण को लेकर के पुलिस बल भी तैनाती की गई है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण में तमाम दिग्गज नेता और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल जाएगा। सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। बताते चलिए कि देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की है और इसको लेकर के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के अनेक ऊंचाइयों को छुआ है। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने 22 साल की उम्र में यानी कि 1992 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उनकी शुरुआती शिक्षा नागपुर में हुई थी। नागपुर के शंकर नगर स्थित सरस्वती विद्यालय में देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी क्लास से लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू की। इससे पहले वो इंदिरा गांधी कॉन्वेंट में पढ़ते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी के दौरान देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस उनको जेल में डाल दिया गया था और उनके मन में इंदिरा गांधी के प्रति चिढ़ भी हो गई थी। फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट से अपना नाम वापस ले लिया और सरस्वती विद्यालय में दाखिला भी ले लिया और यही नहीं, उन्होंने आगे की पूरी पढ़ाई की। ये बात देवेंद्र फडणवीस के क्लास में पढ़ने वाले उनके दोस्तों के साथ साथ उनके करीबियों को पता थी। तो इसको लेकर के इसीलिए ये तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं और इसीलिए 3.0 कहा जा रहा है इस शपथ समारोह को। वही हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है न्यूज रूम से चैनल की एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता रंजन। श्वेता जी, आपका रुख करना चाहूंगी और सीधे आपसे जानना चाहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और खास बात यह है कि देश के पहले सबसे कम उम्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। इसे आप कैसे देख रही हैं? सृष्टि, आपकी आवाज मुझ तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। क्या अपना प्रश्न आप दोहरा सकती हैं? श्वेता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। जिस तरीके से अब से थोड़ी ही देर के बाद से देवेंद्र फडणवीस बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो शपथ ले लेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने वाले तीसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे और कम उम्र वाले। खास बात यह है कि देश के वो सबसे कम उम्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। इसको आप किस नजर से देख पा रही हैं? देखिए सृष्टि, ये जो आज का दिन है वो भाजपा के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए एक नई इबारत लिखने वाला है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस एक ना सिर्फ खुद को उन्होंने एक ऊंचे नेता के रूप में अपने आप को एक पहचान दिलाई है, बल्कि संगठन को,
भाजपा को एक मुकाम तक पहुंचाया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरह से हमने 2014 से अगर इसको हम देखें तो बड़े भाई की भूमिका में भाजपा उभर कर सामने आई थी, और उसके बाद जिस तरह से भाजपा ने अपने आप को बना कर रखा, संगठन को मजबूत बनाया, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एक क्राफ्टमैनशिप इन्होंने किया, वो खास बात है। आप देखिए उनकी जो पूरा नैरेटिव है, यहाँ तक कि इस बार के चुनाव में 2024 के भी चुनाव में हम देखें तो ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुँचाया कि 132 सीटें हासिल कर पाए। आप देखिए वोट जिहाद का नैरेटिव सेट करना हो, उनका ये जो नारा था कि अगर मुस्लिम एकजुट होकर वोट कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं, तो इस तरह की बातें, एक वोट जिहाद का जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया, भाजपा को इस मुकाम तक लाने में देवेंद्र फडणवीस की बहुत ही अहम भूमिका है। बिल्कुल श्वेता जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को मोदी के करीबी माने जाते हैं और आरएसएस के भी वो विश्वसनीय नेता के तौर पर रहे हैं, आरएसएस की भी करीबी रहे गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके फैसलों और नेतृत्व में उन्हें दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता वाला नेता भी साबित किया गया है। और क्या उनकी ये विशेषता उनके राज्य की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय राजनीति में और भी ऊंचाई ले जा सकती है, या फिर ये संतुलन केवल महाराष्ट्र की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी? देखिए, जैसा कि हमने सुना था एक नारा जो बहुत प्रचलित हुआ कि देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो ये जो नारा है काफ़ी प्रचलित हुआ और इस वजह से देवेंद्र फडणवीस इस नारे को की वजह से एक काफ़ी प्रचलित भी हुए और आज एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है बल्कि देश उनको जानता है। अगर मैं ये कहूँ कि वो अगर भाजपा के संगठन के एक ऐसे लीडरशिप में आके खड़े हुए हैं, मतलब एक अलग लीग में आकर खड़े हो गए हैं जो टॉप लीडरशिप में होता है, जैसे नरेंद्र मोदी के बाद अगर मैं बाकी नेताओं की बात करूं तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। अगर देखा जाए तो उनमें जो अनुशासन है, उनमें जो संगठन को लेकर एक समर्पण है, उनमें मतलब एक विश्वास है संगठन में कि जो फैसला संगठन करेगा वो उन्हें मंजूर है, तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। और इस बार के चुनाव में एक जो बहुमत के करीब पार्टी पहुंची है उसमें सबसे बड़ा रोल देवेंद्र फडणवीस का ही होता है। तो अगर हम ये कहें कि अगर सेंट्रल लेवल पे देवेंद्र फडणवीस क्या अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, तो वो बना चुके हैं, उसकी बहुत करीब है। बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे नेता वहां पर मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं, और इसके लिए सामान्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम से अधिक महत्व ये कार्यक्रम देता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से में देखा जाना चाहिए, क्योंकि तमाम वो नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर हम भाजपा की बात करें महाराष्ट्र में, तो भाजपा एक बहुत मजबूत पार्टी के रूप में महाराष्ट्र में आज से कुछ सालों पहले तक नहीं थी, और जो कुछ भी एक जिस तरह से उभरी है भाजपा 2014 के बाद, फिर 2019 में, और ये चुनाव अगर हम देखें, और बीच में एक झटका ज़रूर लगा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन जो हिस्सेदारी है महाराष्ट्र की लोकसभा में, वो आप देखिए उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा राज्य है कि इसकी हिस्सेदारी अहम मानी जाती है। तो ये तमाम बड़े नेताओं का वहाँ पहुँचना, इसमें शामिल होना, और देवेंद्र फडणवीस की छवि को और मजबूती दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप इसको लोकसभा से ज़रूर देख के कहीं ना कहीं भी मैं नहीं कहूँगी, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह की हिस्सेदारी लोकसभा में महाराष्ट्र की है वो कहीं ना कहीं इसमें झलक ही रही है। बिल्कुल श्वेता जी, अगर अजीत पवार की यहाँ पर बात कर ली जाए तो देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शपथ लेंगे। अजीत पवार का नाम डिप्टी सीएम बनना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला एनसीपी के भीतर फूट डालने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए लिया गया है ताकि आगामी चुनाव में फायदा मिल सके? इस पर क्या, किस नजर से देख पा रही हैं आप? क्या आप अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? बहुत क्लियर नहीं है सृष्टि।
बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरीके से अजीत पवार की अगर हम बात कर ले तो उनका डिप्टी सीएम बनना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या ये फैसला एनसीपी के भीतर फूट डालने और विपक्ष को कमजोर करने के लिए लिया गया है ताकि आगामी जो भी चुनाव हो उसमें फायदा मिल सके? आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच रही है सृष्टि। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं ये सुन पा रही हूँ रुक कि आप करते हैं। अजीत पवार की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। वो अजीत पवार छठी बार डिप्टी सीएम पद पर इस बार शपथ लेंगे और जिस तरह का हमने मतभेद देखा, एक तरह से मन मुटाव कह लीजिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना वक्त लग गया एक सीएम के नाम पर फैसला या मुहर लगाने में। तो आप देखिए एक तरह से मतभेद दिखा रहा था पार्टी के बीच में, लेकिन जहां भाजपा चूंकि बहुमत के करीब है तो जाहिर सी बात है कि ये तो तय था कि भाजपा का ही कोई लीडर होगा जो इसमें आएगा। लेकिन अब उस पर तरह तरह के नैरेटिव सामने आ रहे थे कि क्या हम राजस्थान के फॉर्मूले को लगाएंगे या बिहार के फॉर्मूले को लगाएंगे। तो ये एक भाजपा ने भी एक जो भरोसा जताया है, जैसे ये नाम सामने आ रहे थे कि एक नया नाम सामने आ सकता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, जैसे हमने भजन लाल को देखा या हमने मध्य प्रदेश में देखा। लेकिन ये जो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आना कहीं ना कहीं भरोसे को दिखाता है कि एक भाजपा को पूरा भरोसा है, संघ को पूरा भरोसा है, आरएसएस के बेहद करीब माने जाते हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बहुत करीब माने जाते हैं। जहाँ तक बात एकनाथ शिंदे की है या फिर अजीत पवार की है, तो आज ये दोनों डिप्टी सीएम पद पर होंगे, दोनों शपथ लेंगे और साथ साथ मंत्रियों का नाम भी। इस वक्त से थोड़ी ही देर के बाद से देवेंद्र फडणवीस जो है वो बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर शामिल हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल की अगर हम बात कर ले तो विपक्षी दलों के नेताओं का शपथ ग्रहण में शामिल किया गया है, क्या उनको भी आमंत्रित किया गया है? और अगर शामिल किया गया है तो क्या इसे विपक्ष के साथ संवाद का प्रयास माना जा सकता है? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, आज ही सामने आई है बात, संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को जिस तरह से भाजपा ने इस्तेमाल करके अब छोड़ दिया और दोबारा वो कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के बयान जो विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं वो विपक्ष की कमजोरी को और उजागर कर रहे हैं, क्योंकि 20 विधायक लेकर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने आप को मजबूत करने में ही विपक्ष की भलाई है, रादर देन ये निकालना कि क्या कमियां थी